गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता दादीश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। सीपीसी में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अरेस्ट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38। प्रीवियस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और हमने सेक्शन 94 एंड 95 डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी के ही कंटिन्यूशन में ऑर्डर सब डिस्कस करेंगे। आज हम ले रहे हैं ऑर्डर 38 अरेस्ट बिफोर जजमेंट। कल हमने देखा था कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में कोर्ट जो है वो 5 तरीके के ऑर्डर्स पास कर सकती है: अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। तो ऑर्डर 38 एक्सप्लेन करता है रूल 124 कि किस केसेस में डिफेंडेंट को जजमेंट से पहले ही कोर्ट अरेस्ट का ऑर्डर पास कर सकती है। तो हम आज देखेंगे रूल 1, दैट इज वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पर, सूट के किसी भी स्टेज पर, लेकिन सूट कैसा होना चाहिए? सूट अदर देन द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 16 क्लॉजेस A to D। इट मीन्स जो रूल 1 है वो सेक्शन 16 क्लॉज A to D पर अप्लाई नहीं होगा। इन सूट्स को छोड़कर सभी सूट्स में किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है वो एफिडेविट या किसी और अन्य माध्यम से संतुष्ट होने पर कोर्ट क्या कर सकती है? अरेस्ट का वारंट इशू कर सकती है। मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि क्लॉज सेक्शन 16 क्लॉज A to D हमने प्लेस ऑफ सुइंग में पढ़ा था, जहाँ पर सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट्स रिलेटिंग टू रिडम्पशन एंड चार्ज ऑन मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। अगर ऐसे सूट्स होते हैं तो वहाँ पर रूल 1 अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज सभी सूट्स में कोर्ट जो है वो अरेस्ट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है। अब क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? कोर्ट को अगर लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ की प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाहता है इस इंटेंशन से, या फिर कोर्ट की प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है, या फिर जो डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है उसके एग्जीक्यूशन में वो डिले करना करता है विद इंटेंशन, और इस इंटेंशन से has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court। कोर्ट की लोकल लिमिट्स जो कोर्ट का क्षेत्राधिकार है उसे छोड़ देता है, या फिर उसे छोड़ने वाला है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को वो वहाँ से रिमूव कर देता है या डिस्पोज ऑफ करता है कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन से, या फिर डिफेंडेंट जो है वो इंडिया को छोड़ देता है। तो इन केसेस में कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? वारंट इशू कर सकता है। वारंट किस बात का? टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। तो उसे कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला जाएगा, साथ में उसे ये भी कारण देना होगा कि उसे अपनी अपीयरेंस की सिक्योरिटी फर्निश क्यों नहीं करनी है। ठीक है। एक प्रोविजन रूल 1 में है जहां पर डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किस सिचुएशन में? अगर डिफेंडेंट जो वारंट लेकर ऑफिसर जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, उस ऑफिसर को अगर प्लेंटिफ का जितना क्लेम बनता है उतना अमाउंट अगर दे देता है तो उस केस में डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट जो है उसे सूट डिस्पोज ऑफ होने तक या कोर्ट के फर्दर ऑर्डर तक उसे डिपॉजिट मानेगी उस अमाउंट को। ठीक है। तो इस केस में अगर वो अमाउंट दे देता है तो उस केस में डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कम टू नेक्स्ट रूल, दैट इज सिक्योरिटी। अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है शो कॉज देने में तो कोर्ट जो है 2 तरीके का ऑर्डर उसे देगा। या तो कोर्ट में वो मनी डिपॉजिट करवाए
या फिर अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, वो अपनी प्रॉपर्टी को, ताकि प्लेंटिफ का उससे क्लेम रियलाइजेशन हो सके, वो प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखे। तो ये दो तरीके के, या तो डिपॉजिट करवाए अमाउंट या फिर अपनी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखे जब तक कि सूट पेंडिंग है या फिर जो डिक्री है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है। ओके, तो एज ए सिक्योरिटी उसे देना पड़ेगा। साथ में जो भी श्योरिटी है वो श्योरिटी अंडर रूल 3, ठीक है, जब वो श्योरिटी देता है तो श्योरिटी डिफेंडेंट के बिहाफ पर खुद को बाइंड कर लेता है, लेकिन रूल 3 जो है वो श्योरिटी को ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो वो डिस्चार्ज हो सकता है अपनी ऑब्लिगेशन से। ठीक है, तो किसी भी स्टेज पर सूट की एप्लीकेशन लगाकर श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज होने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को। कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन मिलने पर डिफेंडेंट को समन इशू करती है और कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहती है। उसके बाद समन इशू कर दे या फिर वारंट इशू कर सकती है। ठीक है, तो डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए समन या वारंट इशू किया जा सकता है। जैसे ही कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर होता है तो श्योरिटी को कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है उसकी ऑब्लिगेशन से और डिफेंडेंट को फ्रेश सिक्योरिटी फाइल करने के लिए कहती है। रूल 4, दैट इज प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। रूल 2 और रूल 3 की अगर कंप्लाइंस नहीं होती है, इट मीन्स अगर रूल 2 के अंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करता है डिफेंडेंट, या फिर रूल 3 में श्योरिटी के डिस्चार्ज होने पर फ्रेश सिक्योरिटी नहीं लाता है डिफेंडेंट, तो इन दोनों केसेस में कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन का ऑर्डर दे सकती है जब तक कि सूट डिसाइड नहीं हो जाता, या फिर अगर डिक्री पास हो गई है तो डिक्री का रियलाइजेशन या सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है डिक्री, तब तक वो उसे सिविल प्रिजन में रखेंगे। ठीक है, प्रोविजो है यहाँ पर, ये जो सिविल प्रिजन का पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 मंथ्स मैक्सिमम। और अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 50 रुपीज़ से कम है, अगर जो सूट है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है, तो उस केस में उसका सिविल प्रिजन 6 वीक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, इन केस ऑफ वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, देन द सिविल प्रिजन will not be longer than 6 weeks, and in other cases it is 6 months. ठीक है, और जब अगर पर्सन कंप्लाई कर लेता है ऑर्डर से, सिक्योरिटी ला देता है, तो उसके बाद उसे डिटेन नहीं किया जाएगा, उसकी सिविल प्रिजन को वहीं रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट के आज हमने रूल डिस्कस कर लिए हैं, रूल 1 to 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल 5 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, दैट इज अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। थैंक यू।